Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एक समय अमेरिका पाकिस्तान को भर के सपोर्ट करता रहा। जब भारत पे इतने आतंकवादी हमले होते रहे, गतिविधियां होती रही, उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को तमाम तरह की आर्थिक मदद करता रहा, सैन्य मदद करता रहा। और चीन तो करेगा ही पाकिस्तान को पूरी मदद, क्योंकि चीन जानता है कि भाई पाकिस्तान रहेगा तो भारत को अस्थिर करने के लिए जितने संभव होंगे वो चीन पाकिस्तान के माध्यम से करेगा। चीन उन्हें हथियार दे रहा है, चीन उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है, चीन उन्हें पैसा दे रहा है, चीन उन्हें भारत के अंदर की जो इनपुट इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि आप लड़ो, हम पीछे से आपको साधन संसाधन और सुविधाएं मुहैया कराते रहेंगे। आप भारत को किसी भी स्थिति में आर्थिक रूप से मजबूत मत बनने दो और भारत को इतना लड़ते रहो भारत से कि भारत चाइना के बराबर ना आ सके। चीन की ये चाल है, अब दुनिया इस बात को जानती है और मुझे लगता है कि अब भारत को भी ये कहना चाहिए। अभी आप देखिए, रक्षा मंत्री अभी गए थे, एससीओ के बैठक में चीन गए थे, वहां पर चीन पहलगाम का जो मामला था उसको लिया नहीं, राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो चीन तो खुल के सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को हर मामले में, दुनिया भी जानती है, अमेरिका भी इसको पूरा खुल के सपोर्ट कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि भारत को भी ये कहना चाहिए चीन से और पाकिस्तान से, खासतौर से चीन से, कि अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते, तो आपके साथ हमारा ट्रेड नहीं चलेगा। अगर आप टेरर के लिए पाकिस्तान की मदद करोगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मुझे लगता है चाइना के साथ करना है इतना नहीं, लेकिन आपको कहना पड़ेगा ना कि आप उसके साथ व्यापार करते रहो और वो आपके खिलाफ दूसरे देश को मदद करता रहे और वो आपके देश में आतंकी हमला करते रहे। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी आज स्टेज में है कि चीन के आंखों में आंखें डाल के कहने की ताकत है उनकी। कई मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं और मुझे लग रहा है कि बातचीत चल रही होगी। केंद्र सरकार ने अपनी बात जरूर चीन के पास ये बात पहुंचाई। इसी में वो आसिम मुनीर की तस्वीर चली तो मैं उससे भी जुड़ा एक अपडेट आपको दे देता हूं। एक वो तस्वीर चला दीजिएगा, टैंक पर चढ़ करके सारे लोग बात करने गए थे एक बार, तो तस्वीर बड़ी मजेदार है वो। तो वो हुआ ये कि जी ये तस्वीर, अच्छा, इस पर पाकिस्तानी लोगों ने पूछा था भाई जंग में टैंक तो चले नहीं, तुम टैंक पे क्यों चढ़ गए थे जाकर के। आसिम मुनीर लेकिन अब आतंकवादियों के समर्थन में कैसे खुलकर आ गया है। हमने कल एक स्टेटमेंट दिखाया था जिसमें इसने फिर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों का समर्थन करने की बात कही थी। अब एक खबर ये आई है कि जितने आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हमले किए उन सब का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और उन सब के रिकंस्ट्रक्शन की सारी डेडलाइन, टाइमलाइन, उसकी फाइनेंसिंग आसिम मुनीर खुद कर रहा है। और आसिम मुनीर ने नजर रखी हुई है और लक्ष्य दे रखा है कि ये सारे के सारे जो भी ध्वस्त हुए, चाहे वो मुरीद का लश्कर तैयबा का या बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हो, ये इतनी डेट तक बन जाने चाहिए और मुझे रिपोर्ट चाहिए इसके बारे में। यहां तक भी कहा जा रहा है कि मदरसे पाकिस्तान में 1 जुलाई को खुल जाते हैं, वैसे 20 जून को खुल जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये इनके हेडक्वार्टर बर्बाद हो गए थे और वहाँ मदरसे नहीं चल पा रहे थे, तो आसिम मुनीर ने फिर 1 जुलाई की डेडलाइन दी और कहा कि 1 जुलाई तक ये सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हैं, इमारतें, ये दोबारा ऑपरेशनल हो जानी चाहिए, जो भारत की मिसाइलों और बम से तहस नहस हो गई थी। तो वो खुलकर अब हिमायत में आ गया। और एक बयान बैल साहब उसने कल ये भी कहा है कि हम तो आतंकवाद पर रोक लगा ही रहे थे, भारत ने तनाव पैदा करने के लिए हमला कर दिया हम पर। बेचारे बहुत ही मुश्किल से उन्होंने पहलगाम अटैक को क्लियर किया था, 2 नेशन थ्योरी कह के और साथ में जुगुलर वेन की बातें करके हिंदू मुस्लिम्स के बारे में बड़ा मुश्किल से शायद उन्होंने वो क्लियर किया था। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सारी अहम चीज़ें सौरव जी, और खासकर आपका एक प्रोग्राम आया था जब हमने उसमें डिस्कस किया था कि 44% लोग पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं, यानी कि उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, और जो जूझ रहा है पानी की किल्लत से। और लोग वहां पे कौन सी जगहों पे, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है, पीओके है, सिंध है, सिंध के अंदर जो उनका कमर्शियल कैपिटल है उसके साथ भी वही हाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि जब वो अपना डिफेंस बजट को 20% बढ़ा देता है, $9 बिलियन कर देता है, वो खरीदता है J-35 5th जनरेशन, जो इतने महंगे जहाज है, चाहे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, पर डिस्काउंट क्या 90% है, डिस्काउंट अगर वो 50% भी दे तो भी कितना महंगा होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महंगा होगा अपने देश के अंदर। जब वो बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स खरीद रहा है, ड्रोन जो कि बहुत एडवांस खरीद रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब उसको लोन लेना है, अभी आप कह रहे हैं चीन से लोन ले रहा है, $29 बिलियन उसका ऑलरेडी चीन के साथ है। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन स्टडी कह रही है, $32 बिलियन इसके बाद हो जाएगा लोन
उन जो डेट है उसका, जो उसे वापस करना है, और ये ज्यादातर सीपेक के थ्रू है। $32 बिलियन का मतलब है वो डेट ट्रैप में फंस चुका है। उसने तो अपना ग्वादर पोर्ट और ग्वादर एयरपोर्ट भी दे दिया, पर वो वर्ल्ड के एम्प्टीएस्ट पोर्ट और एयरपोर्ट है। वो सब कुछ करने के बाद भी अब वो रिसोर्सेज देख रहा है बलूचिस्तान की, ताकि उसको भी बेच सके और वो जनरल्स की जेब में जाए, लेकिन पाकिस्तान की जनता की जेब में ना जाए, उनका कोई भला ना हो। आखिरी चीज जो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि ये जितनी भी बातें करते हैं आसिफ मुनीर, इनका नैरेटिव है, इनका वजूद जो है वो इस वजह से है पाकिस्तान आर्मी का कि भारत एक थ्रेट है। कन्वेंशनली तो हमको वो बीट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? वो इस्तेमाल करते हैं टेरर एलिमेंट्स का, और भारत को ब्लीड थ्रू 1000 कट्स, जो उनकी फिलॉसफी भुट्टो के टाइम से, जनरल जिया के टाइम से चल रही है, उसको फॉलो करते हैं। और ये रीजन है उनका कि चाहे वो लोन ले, भीख लें, कुछ भी लें, जनरल रिच हो रहे हैं और देश पुअर हो रहा है। अच्छा, आप जरा दूसरी जंग की बात कर लेते हैं। ईरान और इजराइल के बीच भले अब सीज फायर हो गया है, लेकिन तनाव तो अब भी बरकरार है। अच्छा, अब झगड़ा नेतन्याहू और खामेनेई के बीच था अभी तक, लेकिन अब इसमें ईरान के एक बड़े शिया धर्मगुरु की एंट्री हुई है। ये भी आयतुल्लाह कहलाते हैं। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा जारी किया है, और दोनों को अल्लाह का दुश्मन कहा गया है। ये ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी हैं। इन्होंने यह फरमान जारी करते हुए दुनिया भर के सारे मुसलमानों को एकजुट होने को कहा है। उन्हें ईरान के खिलाफ एक्शन लेने वाले अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए कहा है। मकरम शिराजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो हमारे नेताओं को धमकी देगा, वो वॉरलॉर्ड या मोहरेब माना जाता है। मोहरेब वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, और ईरान के कानून के मुताबिक ऐसे व्यक्ति की सजा होती है सजाए मौत। उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। आपको बता दें कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ इजराइल ने 13 जून को एयर स्ट्राइक की थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे, और जवाब में ईरान ने भी खूब मिसाइलें दागी थी। और टेंशन अब और ज्यादा बढ़ गई जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर फिर बम गिराए। हालांकि इसके बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। अब लेकिन इस फतवे का मतलब क्या है? फतवा, आपको सलमान रश्दी याद होंगे। सलमान रश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक, जिन्होंने किताब लिखी। उस किताब पर बहुत विवाद हुआ। उसको माना गया कि ये इस्लाम को बैड लाइट में दिखाती है। ईरान के आयतुल्लाह ने सलमान रश्दी पर फतवा जारी किया। कई हमले हुए सलमान रश्दी के ऊपर, और एक वक्त लगने लगा कि अब ये पुरानी बात हो गई। सलमान रश्दी भी खुले में घूमते थे, जगह जगह जाते थे, अलग अलग देशों में जाते थे। ये न्यूयॉर्क में, शायद अमेरिका में किसी देश में, एक प्रोग्राम में स्टेज पर बैठे थे, और तभी भीड़ में से, ऑडियंस में से एक व्यक्ति कूद करके स्टेज के ऊपर चढ़ता है और उनके ऊपर चाकू से वार करता है, जिसमें उनकी एक आंख चली गई। जानलेवा हमला किया गया। ये मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि ये फतवा इतना मासूम फतवा नहीं है। इस फतवे का सीधा मतलब है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों को उन पर हमला करने के लिए या उनको जायज़, उनकी जान लेने को एक जायज़ कदम ठहरा दिया गया है। इसका असर दुनिया भर में क्या होने जा रहा है, इस पर हमको बात करनी होगी। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर जो बड़े सवाल खड़े होते हैं, उसमें एक सवाल ये भी है। पहला तो यही है कि दुनिया को आप जो इस्लाम नहीं मानता है उसको आप काफिर मानते हो, यानी उसको धरती पर रहने का हक नहीं। और अक्सर ये कहा जाता है, कई लोग डिबेट में आकर कहते हैं, लेकिन उसका कोई सही जवाब नहीं दे पाते। भारत में तो बाकायदा इसकी मांग हो रही है कि ये शब्द पूरी तरह से इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए, यानी कोई अगर ऐसी बात करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये तो पहली बात हुई। दूसरा क्या है, जब आप ये फतवा जारी कर रहे हैं तो दुनिया के हर हिस्से में बैठे हुए मुसलमान को आप एक तरह से हिंसा के लिए, हत्या के लिए, किसी को मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब वो कितनी बड़ी संख्या है जिसको आप प्रेरित कर रहे हैं, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के 53-54 तो इस्लामिक देश हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, पाकिस्तान इस तरह, यानी इतनी बड़ी आबादी को आप एक तरह से वायलेंस में झोंक रहे हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान में देने की है कि ये डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो पहले से ही
इस तरह के खतरे, इस तरह की धमकियां, इस तरह की जानलेवा हमले की चीजों से उनको बहुत लेकिन अच्छे से मैं तो पता इस है, कॉन्फ्लिक्ट वो के threat को चश्मे जानते में ही हैं। देखता हूं। हाँ, लेकिन ये है कि ये खतरनाक है कि आप इतने लोगों को, उन सबको आप वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए वो तैयार कर रहे देखिए हैं, अभी बता रहे हैं। अभी तक स्टैंड जो डोनाल्ड ट्रंप का, वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने इनको एक बहुत बुरी मौत से बचा लिया अयतुल्ला को, और सही बात है, अयतुल्ला पर सीधा जानलेवा हमला नहीं किया गया इस लड़ाई के दौरान। अब ईरान से फतवा निकल रहा है ट्रंप के खिलाफ। अब ट्रंप तो ट्रंप है, फिर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया था सलमान रश्दी साहब का, जो सैटेनिक वर्सेस को लेकर जो सारी बात हुई। हालांकि अभी तो उसका पब्लिकेशन दोबारा से फिर हो रहा है, और उस पर उन पर हमला भी हुआ, उनकी आंख का बड़ा नुकसान हुआ था। अभी बहुत ताज़ा ही बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, और वो इतने लंबे समय बाद हुआ। तो इसका मतलब कि वो लंबे समय तक भी उसका असर दिमागी तौर पर उनके जो मानने वाले लोग हैं उस पर रहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, सलमान रश्दी नहीं, बिल्कुल ठीक। एक तो बड़ी ताकत वो है। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि उन पर हमला होगा कि नहीं होगा, मुद्दा है कि ये जो फरमान जारी करना, ये फतवा जारी करना, एक वायलेंस के लिए आप लोगों को प्रवोक करना, वो खतरनाक मुद्दा है। और उस मुद्दे पर उससे एक रिलीजन जो है उस पर लोगों को मन में सवाल खड़े होते हैं। ये बड़ा मुद्दा है। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो इशू नहीं है कि आप उन पर जाकर हमला कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आज खानी कुर्सी में इतना ही। बहुत शुक्रिया करेंगे बैल साहब आपका, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आए आप। कल फिर मुलाकात होगी आपसे।